नमस्कार। एक लंबे अरसे पश्चात आपके समक्ष मेरी उपस्थिति। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज्योतिष के कुछ रहस्य जैसे ही मेरे सामने प्रकट होंगे, उसको लेकर मेरी उपस्थिति आप सबके समक्ष हो जाएगी। और आज जो मेरी प्रस्तुति है, वह किसी को प्रेरणा देने के लिए नहीं है और न किसी को खुश करने के लिए है, बल्कि युवाओं को झकझोरने के लिए है। साथ में अन्य वैसे लोग जो फेमिनिज्म और पैट्रियार्की इसकी बात करते हैं, उनको भी थोड़ा झकझोरने की है। क्योंकि जब समाज खुद से झूठ बोलना शुरू कर दे तो झकझोरना बनता है। और उसी झकझोरने और जगाने के क्रम में युवाओं से एक प्रश्न भी बनता है कि क्या उनको लगता है कि स्त्री हमेशा से कमजोर और प्रताड़ित है, अबला है, और उसको हम आजाद कर रहे हैं। और इसका जवाब हमको नहीं देना है, बल्कि स्वयं से पूछना है और पूछकर स्वयं को देना है। और इसका जवाब यदि उनको उनकी अंतरात्मा से आता है कि हाँ है, तो यह निश्चित समझिए, साफ साफ समझिए कि या तो आपको इतिहास नहीं पता, या आपको जानबूझकर अंधा रखा जा रहा है और आप अंधा रहना पसंद कर रहे हैं। आपके सामने इतिहास नहीं, नैरेटिव परोसा जा रहा है और आप उसी नैरेटिव को सच मान रहे हैं। जहां आपको बताया जा रहा है कि स्त्री या तो देवी है या प्रताड़ित है। तो बीच की स्त्री कहाँ गई? 21वीं सदी में युवाओं के मन में इतने सारे प्रश्न आते हैं, तो यह प्रश्न तो आना बनता है ना कि बीच की स्त्री कहाँ गई? वही स्त्री जो सोचती थी, समझती थी, निर्णय लेती थी और समाज को दिशा देती थी। उसे इस विमर्श से पूर्णतः हटा दिया गया। और हटा के समाज एक अजीब सा ढोंग कर रहा है। एक तरफ कहता है कि हम स्त्री को आजाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी की जड़ों को काट रहा है। और फिर कहता है देखो, वो टूट रही है। आज की ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट या रील्स पर बहसें जो हैं, वो एक ही लाइन पे टिकी है। मेन वर्सेस वीमेन। जैसे जिंदगी कोई रेस हो या कोई मैच, जिसमें एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। लेकिन कभी सोचा है, अगर ये सच में मुकाबला होता तो समाज अब तक टिका क्यों रहता? भारतीय परंपरा में संबंधों को कभी भी मुकाबले की तरह नहीं देखा गया। किस तरह देखा गया, उसको हम लोग जानेंगे इन दो लाइनों के माध्यम से जो हमारे सामने आ रही हैं स्क्रीन पर। हमारी संतान हमसे सवाया हो, और बाढ़े पूत पिता के धर में। और जब यहाँ संतान की बात हो रही है या पूत की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ बेटे की बात नहीं हो रही है, बेटा और बेटी दोनों की बात हो रही है। एक और ये अलग से नैरेटिव चलता है कि जब हमारे यहाँ पूत की बात है, संतान की बात है, तो सिर्फ बेटे की बात हो रही है। जी नहीं, दोनों की बातें हो रही हैं। तो जानेंगे इसको, लेकिन इसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, वैचारिक टाइम ट्रेवल। और जानना होगा कि वहां जाकर यह देखना पड़ेगा कि स्त्रियां ज्ञान की वाहक कैसे बनी, शास्त्र कैसे रचे गए और समाज को दिशा कैसे मिली। तो इस टाइम ट्रेवल में आज हम सब चलते हैं। अब चलिए सब हमारे साथ, हम लेकर चलते हैं आपको हमारी एक बेहद प्रिय ऋग वैदिक काल की विदुषी स्त्री है, सूर्या सावित्री, मेरी बेहद प्रिय। तो आइए चलें और जाने और ये देखें कि सूर्या सावित्री जो है, वह किस प्रकार केवल एक स्त्री नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा का जीवंत स्वरूप है। वह खगोल, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, मनोविज्ञान, दर्शन, लोक सब पर उतना मतलब उतना ही धाकर पकड़ रखती है। तर्क और संवेदना दोनों का संतुलित समन्वय है। तो जब हम कहते हैं कि हमारी संतान हमसे सवाया हो, इसको सूर्या सावित्री ने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से समझाया, विवाह के माध्यम से। वहां उन्होंने बात की है सूर्य और चंद्र के विवाह की, सूर्य और सोम।
के विवाह की। हम सब जानते हैं कि चंद्र का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य से प्रकाश लेकर चंद्र प्रकाशित होती है, और पूर्णिमा को चंद्र जो है वो पूर्ण प्रकाशित होता है। और पूर्णिमा को सूर्य एवं चंद्र के बीच की दूरी 180 डिग्री होती है ना। ज्योतिष में जब विवाह की बात हो रही है, जब होती है, ये कुंडली, ये हमारा लगन भाव, पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते ये हमारे 12 भाव हो जाते हैं। और इसमें जो सप्तम भाव है वह विवाह का भाव है। तो लगन भाव से सप्तम भाव की दूरी जो है वो 180 डिग्री। सूर्य और सोम की विवाह, पूर्णिमा, पूर्ण प्रकाशित चंद्र, और 180 डिग्री। इसके आगे देखें हम लोग। सूर्य के पास 12 कलाएं होती हैं, हम सब जानते हैं। और चंद्र के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, मतलब सूर्य की 12 कलाओं को लेकर ही वह पूर्ण प्रकाशित होती है। लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि चंद्र के पास 16 कलाएं होती हैं। तो लिया तो 12 और अपने पास कुछ भी नहीं है, फिर ये 16 कैसे हुआ? चार कैसे बढ़ गए? सूर्य की कलाओं से सब आया कैसे हो गया? ये सोचने की बात है ना, कि किस प्रकार यह स्त्री का स्वाभाविक इनबिल्ट प्रकृति है। सवाया करना यह कोई साधारण बात नहीं है कि सृष्टि ने गर्भ धारण का सौभाग्य स्त्री को ही दिया, स्त्री को ही सौंपा, क्योंकि वह उसको पता है कि वह 12 लेगी और 16 उसको सवाया वही बना सकती है। वो उसका इनबिल्ट स्वभाव है। वह ग्रहण सिर्फ नहीं करती, उसमें जोड़ती है, और उसको बढ़ाकर संसार के समक्ष प्रस्तुत करती है, रखती है। तो यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विश्वास है। एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। यह बात हमारे समझ में यहाँ से आती है, क्योंकि हमें यही कहा जा रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अब दूसरा देखिए हम लोग, बाढ़े पूत पिता के धर्म में। फिर पूत जब है तो वो बेटा और बेटी दोनों है। पिता का धर्म क्या? पिता का धर्म है कि वह देते समय पूरा का पूरा स्त्री को दे, जैसा कि सूर्य दे रहा है। अपनी 12 की 12 कलाएं वह चंद्र को दे रहा है, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। और चंद्र उसको लेकर फिर 16 का 16, अपना जो अपनी जो स्वाभाविक प्रकृति है उससे वो उसको 16 बना दे रही है। तो पिता ने संपूर्ण देकर अपना धर्म निभाया, यह पिता का धर्म है। और यह धर्म ही उस जो है उसका वो कुछ दुराव नहीं, कुछ छिपाव नहीं, कि हमारे पास 12 है तो नहीं, हम एक दो अपने पास रख लें और तब दें। यह दुराव छिपाव नहीं, यह जो भाव है, यह जो धर्म है, यह धर्म फिर पूत की वृद्धि का, संतान की वृद्धि का आधार बनती है। और पिता के धर्म को साकार माता करती है। यह कोई शक्ति संतुलन का संघर्ष नहीं है, और न ही अधिकारों की प्रतिस्पर्धा है। यह एक धार्मिक पूरकता है, जहां पुरुष का धर्म देना है और स्त्री का धर्म बढ़ाना। यही हमारी परंपरा का मूल स्वर रहा है, जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। न कोई बेटर हाफ, न वर्स्ट हाफ, दोनों इक्वल हाफ्स हैं, दुई दल के समान। लेकिन आधुनिक प्रहार हमने क्या किया? हमने स्त्री से यही कहना शुरू किया कि तुम पूरक नहीं हो, तुम कॉम्पिटिटर हो, तुम केवल शोषण की शिकार हो, बीच वाली भाग को हटा के। और इस विमर्श ने स्त्री को सशक्त नहीं किया, विक्षिप्त कर दिया। और परिणाम हम सबके सामने
विकृतियों के रूप में प्रकट हो रही है। प्रकट ही नहीं हो रही है, समाज उसको झेल रहा है, उससे गुजर रहा है। क्योंकि जब सहयोग को दासता और पूरकता को कमजोरी बनाया जाएगा तो संबंध तो टूटेंगे ही, ये विकृतियां भी आएंगी। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री अपने गौरवशाली अतीत को जाने और उससे जुड़े, और साथ में पुरुष भी अपने धर्म को पहचाने, और दोनों को अपने अपने स्वभाव को छोड़कर कुछ और बनने की आवश्यकता न कभी रही थी और न आज है, और न तब कोई रुकावट रही और न आज है। आज की परंपरा में भी दोनों स्त्री और पुरुष दोनों गरिमा के ध्वज वाहक रहे हैं। तो आज समय है उस परंपरा की माला में एक और मोती जोड़े, और यह मोती जोड़ने का काम, उसकी शुरुआत युवाएं बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज की का संवाद की मैंने शुरुआत जो की वो युवाओं के साथ प्रश्न से की, और दोनों यह समझे कि यह जो प्रहार है वो किस तरह हमारे विवाह, वह एक पूरी की पूरी इवेंट बना के रख दिया गया है विवाह को। संस्कार था हमारा विवाह, और परिवार की और समाज की, परिवार जो था वो समाज की नींव थी और परिवार की धुरी विवाह था। लेकिन जब स्त्री और पुरुष को प्रतिस्पर्धी बना दिया गया तो विवाह को बोझ और बंधन बनाना आसान हो गया ना। यह आकस्मिक नहीं है, यह समझना बहुत आवश्यक है। यह एक सुनियोजित वैचारिक प्रहार है। और यह जो प्रवाह है, हम सब जानते हैं, काल तो प्रवाही है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपने साथ सबको बहा के ले जाता है। तो प्रश्न यहाँ काल का नहीं है, बल्कि प्रश्न हमारा है, हमारे अस्तित्व का है, कि हम इस प्रवाह में अपनी जड़ों को भूलकर कीचड़ बनेंगे, या उसी कीचड़ में अनुभव, विवेक और धर्म की खाद बनाकर एक उर्वर धरती तैयार करेंगे। और यह जहाँ संबंध जो है उस उर्वर, जब वो उर्वर धरती तैयार होगी वहां संबंध बोझ नहीं होंगे, पूरकता कमजोरी नहीं होगी, और स्त्री पुरुष फिर से सृष्टि के सह निर्माता होंगे। चुनाव हमारा है और समय अभी भी हमारे पक्ष में है, यह अच्छी बात है। तो यह थी ज्योतिष के माध्यम से, एक स्त्री ने हमें समझाया कि पैट्रियार्की और फेमिनिज्म के परे जाकर चीजों को देखने की अभी जरूरत है। और जो इंडियन ट्रुथ है, भारतीय सनातनी परंपरा की जो सच्चाई है, को क्रिएशन की, सह अस्तित्व की, उसको समझने की। नमस्कार। जैसे ही कुछ रहस्य मेरे सामने आएंगे, प्रकट होंगे, उसको लेकर मेरी उपस्थिति फिर से आप सबके समक्ष हो जाएगी। नमस्कार।